Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you are all well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर है थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हमने बताया दो चर रैखिक समीकरण वाले युग्म में समीकरणों को सॉल्व करने के चार मेथड बताया था। चार मेथड में से तीन मेथड हमने आपको बता दिया था। पहला मेथड था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं, पहला मेथड था आलेखी विधि द्वारा, आलेखी, और दूसरा मेथड था प्रतिस्थापन द्वारा, तीसरा मेथड था विलोपन विधि द्वारा। यानी कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेखी विधि द्वारा दो चर रैखिक समीकरण को हल करना हम लोग सीख चुके हैं। आज लास्ट यानी चौथा मेथड होगा हमारा वज गुणनखंड विधि द्वारा या विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम बेसिक आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे माना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशन क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा किससे, यानी कि इस वज गुणनखंड विधि से, ठीक है। जब वज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होगा तो इसमें करते क्या है, एक हम बताते हैं, इसको याद रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो चर हैं x y, तो x इस तरह से लिख लेंगे, y लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो c1 और c2 है राइट साइड में क्या है 0। जब राइट साइड में 0 के इक्वल हो, यानी लेफ्ट साइड ही सारी वैल्यू दी गई हो, तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे कि जो लेफ्ट साइड होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद x ये हो जाएगा y और ये 1, यानी कि ये चर के लिए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, जब मान यहाँ पे हमें अब निकालना है तो x लिखा, तो x लिखते समय, ठीक है, x की वैल्यू लिखने के लिए करेंगे क्या, जो y के और कांस्टेंट टर्म होंगे वो वैल्यू ले लेंगे। यानी कि y का कोएफिशिएंट ले लेंगे, x वाले नहीं लेंगे x का लिखते समय, इसको विशेष ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा b2। इसके बाद कांस्टेंट टर्म है क्या c1 c2। क्लियर। अब इसके बीच में ये इक्वल लगा देंगे। इसके बाद जस्ट ये जो वैल्यू आएगी इसको कॉपी कर लेंगे c1 c2। क्लियर। अब हमें y की वैल्यू लिखना था, ठीक है, y के नीचे, तो ये c1 c2 मैंने लिख लिया। अब बचा क्या, x के कोएफिशिएंट। तो x के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट हैं a1 a2। इसके बाद फिर जस्ट ये वैल्यू फिर कॉपी कर लेंगे a1 और ये क्या हो जाएगा a2, a1 a2। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लेना है, तो देखिए x और y के क्या ले लेंगे, कोएफिशिएंट ले लेंगे। तो x का कोएफिशिएंट लिख चुके हैं a1 a2 यहाँ पे। अब बचता क्या, b1 और b2, तो यहाँ पे b1 और b2। क्लियर इतना। अब इसके बाद देखिए करते क्या हैं, इसके बाद अब आप लोगों को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इनके बीच में, यानी कि ये साइन लगा देंगे, फिर ये इस टाइप से, फिर इसके बाद ये एरो लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये एरो लगा देंगे, ये एरो हो जाएगा, और इसका फिर इसके साथ ये। इतनी बात समझ गए। इसके बाद फिर अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे फिर x लिखना है इक्वल टू, फिर y लिखना है, फिर इक्वल टू क्या लिखना है 1, यानी कांस्टेंट टर्म के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये एरो मैंने लगाया, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि b1 और c2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि b1 c2।
इसके बाद ये टर्म लिखने से पहले इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगेगा। अब B2 और C1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो B2 इंटू क्या हो जाएगा C1। क्लियर। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे सेम जैसे अभी किया था मैंने, C1 और A2, C1 A2। फिर इसको लिखने से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन माइनस का लगाएंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद C2 A1 हो जाएगा, C2 A1। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पे A1 और A1 B2 का मल्टीप्लाई, फिर ये टर्म लिखने से पहले यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले किसका साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का A2 और फिर B1। क्लियर। अब हमें वैल्यू निकालना है x और y की। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म मिल गए कि नहीं, x अपान इतना, फिर y अपान, फिर 1 अपान। जब x की वैल्यू निकालना हो तो फर्स्ट और थर्ड वाला टर्म इक्वल कर देंगे। फर्स्ट और थर्ड टर्म इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकेंड और थर्ड इक्वल कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल करते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म यहाँ पे लेंगे तो देयरफॉर ये हो जाएगा x अपान B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे है थर्ड टर्म में 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालना था तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये डिवाइड में है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये फार्मूला भी बन गया। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम में आता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में, लॉन्ग के लिए आएगा तो डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा फार्मूला, ये x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब लॉन्ग में आएगा तो हम लोग ये पूरा प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए अभी क्वेश्चन बताएंगे। पहले फार्मूला देखिए, इसके बाद फिर y की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू फिर 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए y की वैल्यू निकालना तो ये डिवाइड है, राइट साइड में मल्टीप्लाई। तो राइट साइड में जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 A2 माइनस C2 A1 अपान ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये y का मान आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये दो फार्मूले भी बन गए। अगर हमें ऑब्जेक्टिव में आता है तो लर्न कर लीजिए आप लोग फार्मूले और इसी में पुट कर दीजिए A1 B1 C1 C2। ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यही हुआ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं, यानी इसी मेथड से सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन कोई लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा पूरा मेथड। देखिए एक एग्जाम्पल अभी लेंगे, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 3.5 का हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2। देखिए क्वेश्चन में दिया गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसके अपरिमित या अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल की स्थिति में उस रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन है,
यानी वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन और दिए गए, इनको हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। पहले इसी मेथड यानी वज्र गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सिखाएंगे यानी कि बताएंगे। जैसे इसका हम ले लेते हैं दूसरे का सेकेंड पार्ट। दूसरे का सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका जो रैखिक समीकरण दिया गया उसको राइट कर लेंगे। दिए गए समीकरण पहला समीकरण है 2x + y = 5 इक्वेशन 1। इसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y = 8। ये इक्वेशन सेकंड हमने लेट कर लिया यानी कि सेकंड मान लिया। अब देखिए इस इक्वेशन को यानी इन रैखिक समीकरण युग्मों को हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे x लिख लीजिए, फिर इसके बाद y, और फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये जो समीकरण में कांस्टेंट टर्म हैं, कांस्टेंट टर्म जब क्या हो, जीरो यानी कि राइट साइड में हो, तो केवल यहाँ पे साइन में थोड़ा सा चेंजेज आ जाएगा, यानी कि साइन में परिवर्तन हो जाएगा। इसके पहले वाले में जैसे हमने किया था यहाँ पे +1, तो इसमें क्या कर दोगे -1, या फिर इसी में थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिए, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो -5 और ये हो जाएगा हमारा क्या 0 के इक्वल। इसको -8 यहाँ पे कर लीजिए क्या 0 के इक्वल, ये हो जाएगा, उसी टाइप से बन गया। अब ये वैसे हुआ। अब ध्यान दीजिए जब x की वैल्यू लिखना हो तो x की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, x के कॉफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, पहले y के कॉफिशिएंट यानी कि y का कॉफिशिएंट 1 है, दूसरे इक्वेशन में 2। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म यानी कि कितना दिया गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया गया है -5, और फिर क्या दिया गया -8। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं y के लिए -5 -8। अब y की वैल्यू लिखना तो y के कॉफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे -5 और देखिए -5 और 8 -8 लिख लिया हमने, तो क्या बचता है 2 और 3 बचता है। फिर इसको कॉपी कर लीजिए 2 और 3। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को नहीं लेंगे तो बचेंगे क्या, ये दोनों x और y के टर्म बचेंगे। तो x के कॉफिशिएंट ले लिया हमने, अब बचता क्या है y का कॉफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 1 और 2। क्लियर। इसके बाद फिर एरो लगा लीजिए, ऐसे एरो सभी में एरो लगा देंगे, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ। अब x अपान में हो जाएगा यानी कि y हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एरो जैसे लगाया उसी टाइप से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का यहाँ पे -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 × क्या हो जाएगा -8, और फिर माइनस का साइन लगाते हैं। हमने बताया था ये दोनों टर्मों का मल्टीप्लिकेशन लिखने से पहले माइनस, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, यानी कि 2 5 जा कितना -10। ठीक है। इसके बाद फिर इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट यहाँ पे -8 × 2 करेंगे, -8 2 जा 16। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस फिर ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, ये आ जाएगा इतना। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x अपान फिर y और फिर 1 यानी कांस्टेंट टर्म के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 का -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, फिर इसके बाद ये हो जाएगा -+10, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा माइनस का 15 है, और फिर कितना आएगा -+ यानी प्लस का 16, फिर यहाँ पे 4 - 3 है एज इट इज। अब देखिएगा x
और फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से क्या होगा, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर y अपॉन ये कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और फिर 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 - 3 यानी 1। अब देखिए x की वैल्यू निकालना हमें, तो हमने बताया था जब x लास्ट में पूरा सिंप्लीफाई हो जाए तो उसमें फर्स्ट और यानी कि थर्ड यानी लास्ट वाले टर्म को ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी कि इतना यानी 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद ये 2 डिवाइड में राइट साइड मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 2 × 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना 2 × 1 = 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर इसी प्रकार सेकेंड और ये वाला टर्म ले लेंगे, तो y अपॉन 1 इक्वल टू फिर हो जाएगा 1 अपॉन 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी 1 से y को डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 अपॉन 1 यानी 1। तो x का मान 2 आया और y का मान कितना आ गया 1। तो अतः x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। यानी इस प्रकार से हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है मान लो, या फिर इसी का कोई एक पार्ट और ले लेते हैं। चलिए एक पार्ट और इसी का सॉल्व करवा देते हैं जिससे कि ये मेथड एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसी का है नेक्स्ट पार्ट। मान लीजिए हम इसका पार्ट ले लेते हैं, कितना ये पार्ट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत इजी है, एक पार्ट बता ही दिया, 4 पार्ट हैं, तो 3 ले लेते हैं, 3 का फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी कि इसके पहले वाले वीडियोज में हमने बताया था आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, आलेखी से बता दिया था, तो उससे आप लोग प्रतिस्थापन से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे केवल हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना बताएंगे। तो इसका क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पे 8x, पहला इक्वेशन दिया हुआ समीकरण है, दिए गए समीकरण 8x फिर है प्लस का 5y इक्वल टू 9, इक्वल टू कितना 9। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आइए इसी समय, तो 8x प्लस का 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हमने मान लिया। सेकेंड इक्वेशन है इसका 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना 4, और 40 है, 4 नहीं 40। अब इसके बाद नहीं 4 ही है, इसमें 40 नहीं है, 4 ही है, ठीक है 4 ही है, 2y और ये 4 है। अब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, 3x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके कौन कौन से हल हैं, इसी में चेक करना सीख लीजिए। तो यहाँ पे a1 अपान a2 निकालिए, a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें देखिए 8 है और इसमें x का कॉफिशिएंट 3। फिर इसके बाद b1 अपान b2, b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे फिर कितनी है 2। तो अब इसके बाद फिर c1 अपान c2 यानी कांस्टेंट टर्म, c1 अपान c2 की वैल्यू इसमें कांस्टेंट टर्म -9 और सेकेंड वाले में -4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है, सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दिए गए समीकरणों के कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी यूनिक सलूशन इसका मिलेगा।
और क्वेश्चन में अगर कहा जाए जिसके अद्वितीय हल हों उनको हल कीजिए। तो अब इसके आगे हम लोग वज्रगुणनखंड विधि से इन समीकरणों को हल करेंगे। तो फिर यहाँ पे वही चीज कर लेंगे x, फिर इसके बाद फिर क्या हो जाएगा y, और फिर आ जाएगा 1। क्लियर। अब x की जब वैल्यू लिखेंगे तो x के कॉफिशिएंट नहीं लेंगे, यानी y वाले लेंगे। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है 5 और दूसरे इक्वेशन में 2, तो 5 2 और कांस्टेंट टर्म -9 और फिर क्या है -4। और जस्ट इसके बाद हमने बताया इसके ये कॉपी कर लीजिए, 9 माइनस का 9 माइनस का 4। फिर अब देखिए y का मान लिखना तो y वाले टर्म नहीं लेंगे, यानी इनको छिपा लीजिए, इस तरह से कह सकते हैं। तो क्या बचेगा इसमें x का कॉफिशिएंट 8 और दूसरे वाले में 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये 3। फिर जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए 8 3। अब कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे, आप -9 और -4 को छिपा लीजिए। अब बचे क्या x और y के कॉफिशिएंट को लिखना है, तो 8 और 3 लिख लिया हमने, क्या बचा x के लिख लिया था, y के बचे यानी 5 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2। इसके बाद फिर एरो लगा देंगे, इसी टाइप से एरो लगा दिया, ये हमने एरो। अब ये हो जाएगा x अपान, देखिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 और -4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 यानी माइनस का 20। फिर इसके बाद ये टर्म का मल्टीप्लाई करने से पहले क्या लगाते हैं माइनस, फिर 2 का -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, इक्वल टू फिर y -9 का 3 में करेंगे -20 7, फिर माइनस लगाएंगे -4 8 जा 32। क्लियर। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 अपान 8 2 जा 16, फिर माइनस लगाएंगे 3 5 जा 15, ये आ गया। अब इसको जरा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x अपान -20 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 18, y अपान -27 माइनस माइनस प्लस 32, फिर ये हो जाएगा 1 अपान 1, ये हो जाएगा x अपान, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -20 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए माइनस का 2, फिर y अपान ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 1। क्लियर। अब x की वैल्यू निकालना तो फिर जैसे हमने बताया था फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लीजिए, यानी इसको इक्वल के बराबर कर देंगे तो x अपान -2 इक्वल टू 1, ये -2 डिवाइड में राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू -2 इंटू 1 यानी -2, तो x की वैल्यू आ गई कितनी -2, यानी x का मान आ गया -2। अब इसके बाद फिर y का मान निकालना है तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं y के लिए। तो y के लिए तो y अपान क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इक्वल कर देंगे y अपान 5 और इक्वल टू 1, 5 डिवाइड में राइट साइड मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1 इंटू 5, 5 पंजा 5, 5 पंजा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान आ गया -2 और y का मान कितना आ गया 5। तो अतः x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू कितना 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। यानी कि ये हो जाएगा हमारा वज्रगुणनखंड विधि से क्या दिए गए समीकरणों के हल। अब एक चीज इसमें हम और आप लोगों को बताते हैं, जैसे मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में वहाँ पे हमें आंसर शीट तो मिलेगा नहीं कि ये आंसर जो हमने निकाला है ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए आंसर चेक आंसर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे दिए गए समीकरण होंगे, ठीक है, जो हमारे दिए गए समीकरण हैं जैसे ये दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमने जो माना है, इसी के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो ये आंसर हमारा सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो चलिए आंसर हम चेक करते हैं, यानी x का मान -2 और y का मान कितना 5, लेफ्ट हैंड साइड में इसके पुट करते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे आंसर, तो यानी जिसे हम लोग कहते हैं
उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच, ठीक है, ये हेडिंग होती है, यानी चेक आंसर। तो x इक्वल टू कितना -2 एंड y इक्वल टू 5 इसके लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे तो ये आंसर चेक हो जाएगा हमारा। तो लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 8x और प्लस का 5y माइनस का 9। अब इसी में केवल रख देंगे वैल्यू, यानी कि 8 और x के प्लेस पे हो जाएगा -2 प्लस 5 इंटू 5 और माइनस का 9। ये हो जाएगा 8 2 जा कितना 16, 8 2 जा 16, लेकिन ये माइनस का। इसके बाद प्लस माइनस 5 5 जा 25 -9। अब इसके बाद -9 -16 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 25 प्लस का 25, यानी ये 0 हो गया। और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये जो x और y की वैल्यू हमने निकाला था उनको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। पुट करने पर राइट हैंड साइड के बराबर आता है, तो ये आंसर भी चेक हो गया हमारा। इसका मतलब दिया गया आंसर यानी जो हमने फाइंड किया है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, ये बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। तो ये थे वज्रगुणनखंड विधि से रैखिक समीकरण युग्मों के हल, यानी इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चारों मेथड के ये क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहले हमने बताया था आलेखी विधि, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन, फिर विलोपन, और चौथा मेथड है रैखिक समीकरणों को युग्म को हल करने का चौथा मेथड वज्रगुणनखंड विधि, जो कि आज हमने बता दिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये चारों मेथडों से एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।